हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम न्यायपालिका और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान हैं जो आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, सभी को कवर करेंगे। ये क्लास विशेषतः आज हम जो यूपीएससी और सीजीपीएससी, क्योंकि ये अभी सीजीपीएससी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इन्हीं दोनों परीक्षाओं के लिए या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो न्यायपालिका भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, वेरियस लेवल ऑफ जुडिशरी, 3 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय, फिर आता है उच्च न्यायालय और फिर आता है जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, जो हर जिले में होता है। जो उच्च न्यायालय होता है वो हर स्टेट का अपना एक होता है। कुछ ऐसे भी उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक स्टेट का, मतलब एक से अधिक राज्यों का कार्यभार रखते हैं अपने पास। तो जैसे, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दो जो न्यायिक सिस्टम है, इन्हीं को उच्चतर न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, हायर जुडिशरी में कौन कौन शामिल होते हैं? हायर जुडिशरी, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आएगा। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इन्हें न्यायाधीश ना बोल के न्यायमूर्ति माना जाता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सम्मिलित रूप में उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं। तो वहीं न्यायालयों के नीचे सभी न्यायालयों को मिलकर निम्नतर न्यायपालिका या अधीनस्थ न्यायपालिका कहा जाता है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी। ठीक है, निम्नतर न्यायपालिका के कई उप स्तर पाए जाते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा, जिला और सत्र न्यायालय। जिला और सत्र न्यायालय, सभी निम्नतर न्यायपालिकाएं प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के पर, मतलब जो निम्नतर न्यायपालिकाएं होती हैं, ये प्रशासनिक दृष्टि के मतलब प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण में होती है, प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है। ठीक है, अर्थात उच्च न्यायालय इनके निर्णयों की अपील सुनने के साथ साथ इनके प्रशासन की भी निगरानी रखता है। याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। जो उच्च न्यायालय होते हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय, मतलब हायर कोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर उसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय। तो जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं, इनके जो न्यायिक निर्णयों की अपील होती है, अपील को उच्च न्यायालय सुनता है, लेकिन साथ ही साथ इनमें जो प्रशासन है उसकी भी निगरानी कौन करता है? हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से इन पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। याद रखना है, अगर न्यायिक दृष्टि से देखा जाए तो जो उच्च न्यायालय होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन्हें प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए, प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए, तो ये आपस में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, न्यायिक दृष्टि से क्यों अधीन होते हैं? क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट के किसी फैसले को लेकर अपील करना चाहते हैं तो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के निर्णयों को बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। अपील के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण किया जा सकता है, किंतु प्रशासन स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। याद रखना है, अगर सुप्रीम कोर्ट को बिलासपुर हाईकोर्ट या रांची हाईकोर्ट के ऊपर, मतलब किसी उसके न्यायिक निर्णय को चेंज करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका अधिकार है, लेकिन वो प्रशासनिक निर्णय को चेंज नहीं कर सकता है। प्रशासनिक स्तर पर कोई हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा हाई कोर्ट के। न्यायपालिका के अलावा कुछ अधिकरण भी, जिन्हें विशेष विभाग या विशेष अधिनियम से जुड़े मामलों को देखने के लिए स्थापित किया जाता है, जिनका प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भाग 14 क में जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 233 क, 233 ख, इनके माध्यम से क्या जोड़ा गया था कि कोई विशेष अधिनियम या उससे जुड़े मामलों की देखरेख करने के लिए सरकार क्या करेगी? कुछ ट्रिब्यूनल्स बना सकती है जो मतलब विशेष या कुछ लोगों का निर्णय लेंगे। ठीक है, अधिकरणों के तहत तरह कुछ आयोग, कमीशन, बोर्ड, फोरम, मतलब कुछ कमीशन, बोर्ड या फोरम भी कार्यरत है, जिनकी कार्यशैली अधिकरणों से काफी समान होती है। ठीक है, न्यायपालिका के प्रयोगों
से विकसित कुछ अन्य संस्थाएं जैसे लोक अदालत, ठीक है, लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल एवं किशोर न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, ई अदालत, ग्राम न्यायालय आदि। मतलब जो न्यायपालिका होते हैं इनके प्रयोग से भी मतलब इनके प्रयोगों से विकसित कुछ अन्य संस्थाएं भी होती हैं, ठीक है, जैसे लोक अदालत होता है, ठीक है, उपभोक्ता अदालत होता है, कंज्यूमर फोरम, बाल एवं किशोर न्यायालय होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं, मोबाइल कोर्ट होते हैं, ई न्यायालय होता है, ई अदालत या फिर ग्राम न्यायालय, ठीक है। इन सब पर भी न्याय की मतलब जो न्याय दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं संघीय न्यायालय, फेडरल जुडिशरी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। याद रखना है, भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन सीधा एग्जाम में पूछ रहे, ठीक है। न्यायपालिका का उल्लेख निम्न अनुच्छेदों में से किसमें है? तो किसमें है? 124 से 147 के मध्य जितने भी अनुच्छेद हैं सभी में न्यायपालिका और उससे रिलेटेड प्रावधानों के बारे में बताया गया है। न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। यह 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? अंतिम अपीलीय न्यायालय है, ठीक है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को अगर आपको अपील करना हो तो सीधा राष्ट्रपति के पास जाना रहता है। तो अगर अपील के माध्यम से देखा जाए तो ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय, क्योंकि राष्ट्रपति तो फिर न्यायपालिका के ही मतलब राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां होती हैं कहीं ना कहीं वो न्यायपालिका के ही मतलब न्यायपालिका के लोगों से ही पूछ के उनकी सलाह लेके वो अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम 124 से 147 तक के अनुच्छेद में जो भी आएंगे उन्हें हम पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 124 से 147 तक को क्रम से देख लेते हैं। आर्टिकल 124 क्या कहता है? भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। 125 क्या कहता है? वेतन एवं भत्ते, ठीक है। 126 क्या कहता है? कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे एक ओवरव्यू देख रहे हैं। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश मतलब क्या होते हैं? जब न्यायपालिका का जो होता है मतलब टोटल 33 प्लस 1, याद रखना है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 प्लस 1, ठीक है। 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। अगर ये 33 में से कोई एब्सेंट है तो जो हाई कोर्ट होंगे उनके कुछ जजों की नियुक्ति की जाएगी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए। इन्हें ही हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। और अगर तदर्थ न्यायाधीश वाली कंडीशन में हम कहीं ना कहीं फेल करते हैं तो जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उन्हें वापस जुडिशरी सिस्टम में लाया जाता है, मतलब उन्हें वापस न्यायाधीश बनाया जाता है कुछ समय के लिए, उनकी अनुमति इसमें होनी चाहिए। फिर 129 कहता है अभिलेखीय न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, ठीक है। याद रखना है एग्जाम में सीधा सीधा अनुच्छेद पूछ देता है, ठीक है। इसका मुझे बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है क्योंकि एग्जाम में ना सीधा सीधा अनुच्छेदों से भी प्रश्न आ रहे हैं। 130 मतलब स्थान। 131 बताता है आरंभिक अधिकारिता, सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 132 बताता है संवैधानिक मामले, ठीक है। 133 133 क्या होता है? दीवानी मामले। 132 संवैधानिक मामले, 133 दीवानी मामले, 134 आपराधिक मामले, ठीक है। संविधान का दीवाना अपराधी बन जाता है, ऐसे करके याद कर लेंगे। थोड़ा वियर्ड है लेकिन याद करने के लिए, ठीक है। संविधान का दीवाना अपराधी बन जाता है। 134 आपराधिक मामले। फिर 135 संघीय न्यायालय, ठीक है। फिर 136 क्या है? अपीलीय अधिकारिता यानी अपील की इजाजत, ठीक है। 137 है न्यायिक पुनराविलोकन। तो देखिए जो न्यायिक पुनराविलोकन शब्द है इसे कभी भी भारतीय संविधान में सीधे सीधे वर्ड यूज नहीं किया गया न्यायिक पुनराविलोकन, बस कुछ कुछ अनुच्छेद हैं जिसमें इनडायरेक्टली यूज आता है कि जो न्यायालय है वो पुनराविलोकन कर सकती है, ठीक है। फिर 138 है संसद की अधिकारिता में वृद्धि। 139 है मुकदमों का हस्तांतरण।
मुकदमों का हस्तांतरण, 139 ए कहता है मुकदमों का हस्तांतरण हो सकता है। फिर उसके बाद हस्तांतरण का क्या मतलब है, कोई केस जो हाई कोर्ट में चल रहा हो उसे सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकती है। ठीक है, अगर वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकती है। फिर आती है रीट की अधिकारिता, आर्टिकल 139। फिर आता है 140 अनुषंगिक शक्तियां, 141 है अन्य न्यायालय के लिए विधि, 142 है पूर्ण न्यायालय की अवधारणा, पूर्ण न्याय की अवधारणा। 142 क्या बताता है कि पूर्ण न्याय क्या होता है, और 143 क्या बताता है कि राष्ट्रपति के मांगे जाने पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उनको परामर्श दे सकता है। किसी विशेष संबंध में, न्यायिक संबंध में अगर राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते हैं तो उनको परामर्श देना राष्ट्रपति जी के लिए, मतलब राष्ट्रपति जी को परामर्श देना सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य होगा। हालांकि राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, 144 विधिक अधिकारी व नागरिक अधिकार सहायक रूप में। 145 है अपने नियम जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्वयं बनाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने नियम स्वयं बनाती है। अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त करना, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, ये सब है 146 में। और 147 आता है निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन देखिए, उच्चतम न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, आर्टिकल 143 में है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन हम देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124(1) के अनुसार। ठीक है, भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसके मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। मतलब जब मूल संविधान में लिखा जा रहा था तो जो 1+33 है ये तब 1+7 था। ठीक है, 1+7 था, आज ये 1+33 है। मतलब टोटल आज न्यायाधीशों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 34 है। ठीक है, 1+33, एक प्लस क्यों किया जा रहा है, एक मुख्य न्यायाधीश बाकी सब न्यायाधीश। ठीक है, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। जब तक संसद विधि द्वारा संख्या अधिक संख्या विहित नहीं करेगी तब तक संख्या वही रहेगी। ठीक है, मतलब संसद के ऊपर ये डिपेंड करता था कि वो जो 7 है उसको बढ़ाकर 33 कर दे। ठीक है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, किंतु कम से कम 7 करने का अधिकार नहीं है। मतलब 7 से कम करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, संसद के पास ये अधिकार था तो 7 से अधिक कर सकती है, 7 से कम करने का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश को लेकर मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसे संसद द्वारा समय समय पर बढ़ाया गया। अतः वर्तमान में सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है, 1+33 का प्रावधान है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया देख लेते हैं हम। जैसे 124(1) क्या कहता है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। वहीं 124(2) कहता है इसके तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे और अपने हस्ताक्षर और अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति जी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कैसे करते हैं, अपने हस्ताक्षर द्वारा, न्यायाधीशों के परामर्श से, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों का अगर नियुक्ति करना उनको, तो जो मुख्य न्यायाधीश है वो परामर्श देंगे। ठीक है, 124(2) में वर्णित परामर्श, कंसल्टेशन का तात्पर्य सिर्फ एक व्यक्ति का परामर्श नहीं, अनेक न्यायाधीशों के परामर्श से है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है ना, बार बार यूज होता है कि भारत में कॉलेजियम सिस्टम चलता है, यहीं पे आएगा कॉलेजियम सिस्टम। मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसके 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, सीजेआई होंगे। इस मंडल के भावी मुख्य न्यायमूर्ति भी अनिवार्य है। ठीक है, भावी मुख्य न्यायमूर्ति मतलब जो मुख्य न्यायमूर्ति होंगे वो। ठीक है, एक सीजेआई होंगे,
और एक 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल होगा। ठीक है, अनिवार्यतः शामिल होंगे। यही लोग क्या करेंगे, अगले मुख्य न्यायाधीश को मतलब अगले न्यायाधीशों का क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में लंबे समय से चले आ रहे योग्यता और वरिष्ठता के द्वंद्व के संदर्भ में वरिष्ठता को आधार बनाया और मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर होती है। ठीक है, वरिष्ठता के आधार पर होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इस व्यवस्था के विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्यों असंवैधानिक घोषित कर दिया? क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर थे और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को चुना गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि विधायिका जो है वो न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति करने लगी, तो इसका मतलब तो यही है कि विधायिका क्या कर रही है, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, और भारत में न्यायपालिका को इसी हस्तक्षेप से हमेशा बचा कर रखा गया है। ठीक है, तो कॉलेजियम प्रणाली और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में तुलना क्या होती है, क्या कंपेयर किया जा सकता है? कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या 5 होती है। 5 होती है, कौन कौन से? 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और एक सीजीआई। ठीक है, 5 सदस्यों में से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल की आम सहमति लेनी चाहिए। यदि कॉलेजियम के 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जा सकती। मतलब जो 5 है उसमें से कम 4 सहमत होने चाहिए। ठीक है, सीजीआई प्लस 3 और सहमत होने चाहिए। अगर 2 भी खिलाफ में है तो राष्ट्रपति जी के सामने नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। कॉलेजियम के निर्णय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए। और न्यायिक नियुक्ति आयोग में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 6 सदस्य होते हैं। एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और एक सदस्य के रूप में भारत का कानून व न्याय मंत्री। ठीक है, मंत्री मतलब आ गई आपकी कार्यपालिका और विधायिका। 2 प्रख्यात व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान है। 2 हस्तियों का चयन 3 सदस्यीय समिति को करना होता है, जिसमें प्रधानमंत्री, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल है। तो आई यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका दोनों आ गई, किसमें? न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने। ठीक है, अगर किसी सिस्टम को स्वतंत्र बनाना है तो सबसे पहले तो उसे हर हस्तक्षेप से बचा के रखना पड़ता है। ठीक है, तो यही था, हमने क्या पढ़ा कि कॉलेजियम सिस्टम, और हमने क्या पढ़ा? न्यायिक नियुक्ति आयोग। कॉलेजियम सिस्टम में क्या था? टोटल 5 सदस्य थे। ठीक है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और जो 4 थे वो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। ये चारों चुनकर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श करते। इसमें से कोई 2 भी खिलाफ है तो उनको सलाह नहीं दी जाएगी कि आप इसको न्यायाधीश चुनिए। ठीक है, और वो उसमें हमेशा सीजीआई की सहमति शामिल होनी चाहिए। ठीक है, वहीं पे न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में हमने क्या पढ़ा? न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 सदस्य होते हैं। एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक वरिष्ठतम न्यायाधीश और एक कानून व मतलब हाँ, देखिए, एक कानून व न्याय मंत्री, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, एक सीजीआई, हो गए 4। और 2 हस्तियों का चयन क्या करती? 3 सदस्यीय कमेटी को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता या विपक्ष मतलब सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं। तो इससे क्या होता? जो विधायिका है और कार्यपालिका, उसका हस्तक्षेप आता न्यायपालिका पे। इसीलिए जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, प्रख्यात व्यक्ति में से किसी एक का चयन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं में से किया जाना था। ठीक है, मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति देखते हैं। न्यायमूर्ति क्या होता है? न्यायमूर्ति जो होता है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जितने भी न्यायाधीश, इन्हें न्यायाधीश न बोलकर न्यायमूर्ति की संज्ञा दी जाती है। याद रखना है, न्यायमूर्ति की संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब यह है कि इनका बैठना ही न्याय के समान है। ठीक है, संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 124(2) में दिया गया प्रावधान ही मुख्य न्यायमूर्ति पर ही लागू होता है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति को लेकर प्रमुख सवाल यह है कि उसका चयन सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए
या योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। 1958 में विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, उसमें योग्यता को भी महत्व देना चाहिए। लेकिन 1973 में सभी मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति वरिष्ठता के नियम के आधार पर ही होती है। ठीक है, 1973 से। और ये सिर्फ 2 ही बार उल्लंघन हुआ है, एक 1973 में और एक 1977 में। फिर यहाँ पे इसे आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े केस को सामने लाता है। 1977 में जब जस्टिस A.N. रे, ठीक है, A.N. रे सेवानिवृत्त हुए तो हंसराज खन्ना वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, लेकिन ये कहा करते थे कि जो इंदिरा गांधी की अधिकतर जितने भी आती थी तो ये उसका पुनरावलोकन करके उन्हें लागू नहीं होने देते थे। ठीक है, तो इन्हें इंदिरा गांधी सरकार ने वरिष्ठता के क्रम को लांघ कर, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में, एक मिनट, ठीक है, हाँ, वरिष्ठता के क्रम को लांघ कर, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में उनके द्वारा किए गए विसम्मत निर्णय से सरकार नाराज थी। ठीक है, 1977 में जब हंसराज खन्ना को बनना था चीफ जस्टिस, क्योंकि क्या था तब उनका वरिष्ठता में क्रम आता था। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या किया गया, इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें न्यायमूर्ति न बना के जस्टिस हमीदुल्ला बेग को मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया था। ठीक है, वहीं पे 1993 में न्यायाधीशों वाले दूसरे मामले में का फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वरिष्ठता के क्रम के आधार पर ही की जाएगी। उनके बाद वरिष्ठता के क्रम की व्यवस्था निरंतर लागू है जब तक इससे बड़ी पीठ इस निर्णय को पलट नहीं देती। और एक बात आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर संविधान की, मतलब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की किसी एक पीठ क्या होती है, कुछ न्यायाधीशों का समूह, ठीक है, जो साथ में ये निर्णय ले, ठीक है, जिनका बहुमत में अगर किसी कानून के संबंध में निर्णय है, तो अगर उस निर्णय को चेंज करना है तो उससे बड़ी वाली पीठ को आना पड़ेगा। जैसे 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्धारित किया था कि वरिष्ठता का ही क्रम माना जाएगा, तो अगर इस चीज को बदलना है, वरिष्ठता के साथ साथ योग्यता को भी अगर उसमें क्या करना है, जोड़ना है, तो 9 सदस्य के साथ, मतलब अगली पीठ कितने सदस्यों की होनी चाहिए, 11 सदस्यों की होनी चाहिए। ठीक है, 9-10 सदस्यों की होनी चाहिए, मतलब अधिकतर ये विषम संख्याओं को ही पीठ में चुना गया है। अब तब से क्या किया जाता है कि वरिष्ठता को ही लिया जाता है। अब देखते हैं हम न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 124(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश के संबंधी क्या क्या योग्यताएं होती है। पहला तो वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो और क्या करता हो, निम्न में से किसी एक अर्हता को पूर्ण करता हो, या तो किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, या एक मिनट ना, ये गलत है, या को ध्यान में, या तो उच्च न्यायालय में या दो से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक वो क्या हो, न्यायाधीश रहा हो, या फिर उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, या तो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो उच्च न्यायालय वाले लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे, या फिर वो 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, और क्या हो, प्लस वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ठीक है, पारंगत विधिवेत्ता हो। उच्च न्यायालय में 10 वर्षों की अधिवक्ता वाली स्थिति वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या उससे ऊपर के किसी न्यायिक पद पर रहा हो। क्या होती है शपथ संबंधी प्रावधान 124(6) में दिए जाते हैं। ठीक है, 124(6) में इस प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने से पहले तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन हेतु दिए गए प्रारूप का अनुरूप वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य, मतलब या तो भारत के राष्ट्रपति या तो फिर उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। ठीक है, और प्रारूप कौन सा होगा, जो तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान में दिया गया हो।
मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली जाती है एवं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का वचन दिया जाता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण कर सकते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? वो 65 वर्ष तक उनका रिटायरमेंट एज होता है। 65 वर्ष क्या बोलते हैं, 65 वर्ष तक वो अपनी क्या करते हैं पद को ग्रहण करे रह सकते हैं। ठीक है, संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं किया गया। वह राष्ट्रपति को लिखित में त्याग पत्र भी दे सकते हैं उससे पहले। 15वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा अनुच्छेद 124 2 क जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसे संसद द्वारा विधि द्वारा उपबंध हो। ठीक है, जिसे संसद विधि द्वारा उपबंध करे। मतलब 15वीं संविधान संशोधन 1963 में अनुच्छेद क्या किया गया? अनुच्छेद 124 2 क जोड़ा गया, जिसमें क्या किया गया? अगर संसद विधि द्वारा किसी विधि के द्वारा कोई ऐसा उपबंध जारी करती है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु इतनी होने तक वो कर सके, तो ऐसी स्थिति में चेंज किया जा सकता है। अब देखते हैं हटाए जाने की प्रक्रिया क्या क्या होती है। तो हटाए जाने की प्रक्रिया में 2 आधार आते हैं। ठीक है, क्या कारण है? 2 कारण है, या तो सिद्ध कदाचार प्रूव्ड मिसबिहेवियर सामने आ जाए, या तो फिर अक्षमता उनकी सामने आ जाए। सिद्ध कदाचार और अक्षमता। ठीक है, आर्टिकल 124 4 न्यायाधीशों को हटाए जाने के लिए कहा जाता है। याद रखना है, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ऑफिशियली जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे, मतलब यहाँ पे हम नॉर्मल महाभियोग ले सकते हैं, लेकिन संविधान में वर्णन नहीं है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। मतलब न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में जो उल्लेख होगा उसी के आधार पर क्या किया जाएगा? न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया की जाएगी। और 124(5) क्या कहता है? संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। यदि लोकसभा से शुरुआत होती है तो 100 सदस्यों और राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 50 सदस्यों प्लस अध्यक्ष या सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। मतलब हस्ताक्षर से सहमति मतलब पहले देनी होगी। ठीक है, 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा तभी वो महाभियोग की प्रक्रिया सदन में लाई जा सकेगी। अगर वो लोकसभा में आ रहा है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, और राज्यसभा में आ रहा है तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर 3 व्यक्तियों की समिति गठित होगी। ठीक है, एक तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और पारंगत विधिवेत्ता। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस किसी पारंगत विधिवेत्ता। 125 देखते हैं, ये न्यायाधीशों के वेतन भत्तों को बताता है। इनके वेतन भत्ते कहाँ से आते हैं? तो इनके वेतन भत्ते होते हैं संचित निधि पर भारित। ठीक है, अभी वेतन भत्तों में अगर लिया जाए तो ये चेंज होते रहता है समय समय पे। 7th पे कमीशन अगर लिया जाए तो उससे 2,80,000 रुपए पर मंथ था। अभी 8th कमीशन 8 पे मतलब 8वां पे कमीशन लागू होगा तो फिर ये सैलरी बढ़ सकती है। ठीक है, वहीं अन्य न्यायाधीशों की सैलरी 2,50,000 होती है। पेंशन 50% होता है। वेतन में कटौती तब तक नहीं की जा सकती जब तक देश में वित्तीय आपातकाल लगा न हो। ठीक है, कोई भी सैलरी जो संचित निधि पर भारित है उसमें तब तक कटौती नहीं की जा सकती जब तक कि देश में वित्तीय आपातकाल न लगा हो। ठीक है, और 126 हमने क्या पढ़ा था? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा रिक्त दिनों तक सभी पावर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के होते हैं। मतलब यदि अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली मतलब छुट्टी में है, ठीक है, या किसी वजह से पद खाली है, तो क्या होंगे? राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को चुनेंगे, कार्यकारी न्यायाधीश होंगे, और रिक्त दिनों तक सभी मुख्य न्यायाधीश के पावर भी कार्यकारी न्यायाधीश के पास होंगे। इनकी नियुक्ति कैसे होगी? 33 जजों में से जो 1+33 हैं, तो 33 जजों में से एक को नियुक्त करेंगे। कॉलेजियम की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है।
127 का होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, हाई कोर्ट का वह न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसे तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करेंगे, ठीक है। ये भी 33 जजों की कमी होने के कारण होता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा ना हो तब सीजेआई करते हैं इसकी नियुक्ति। इसे उस न्यायाधीश तथा संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेनी होती है। उस न्यायाधीश की भी सहमति होनी चाहिए और संबंधित हाईकोर्ट मतलब वो जिस हाईकोर्ट के अंडर काम कर रहे हैं, मतलब वो जिस हाईकोर्ट में जज हैं, वहां के मुख्य न्यायाधीश की भी सहमति लेनी होती है। यहाँ पे ये जो सिस्टम है तदर्थ न्यायाधीश वाला, एडहॉक जज याद रखना है, एडहॉक जस्टिस, ठीक है, एडहॉक जज, ये केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए ही प्रावधान किया जाता है। फिर 128 आता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार अधिक है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से क्या कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। क्यों नियुक्त कर सकते हैं? ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार को संभाल सके, ठीक है। कई बार ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट में केसेस ज्यादा होते हैं और जज कम हो जाते हैं, ठीक है, जैसे 33 में से कोई 2 छुट्टी पे चले गए तो आपके दो जजों का जो भी कार्यभार है वो संभालने के लिए। लेकिन ये वाली कंडीशन है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों वाली, इससे पहले हम एडहॉक को चेक कर लेंगे, ठीक है, पहले और न्यायाधीशों से पूछ लेंगे अगर वो अवेलेबल हैं तो फिर हम क्या करेंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है। इसकी पदनाम अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश पदनाम धारण नहीं करेगा, ठीक है। जो इसकी अधिकारिता होगी वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति ही होगी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हूं ऐसा नहीं कहेगा। इनके वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं और इससे पहले एडहॉक जज की कोशिश कर ली जाती है। 129 बताता है अभिलेखीय न्यायालय के बारे में और 131 में आरंभिक अधिकारिता बताई गई, ठीक है। और क्या बोला गया है, वे मुकदमे जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, इन मामलों में मतलब जो उनकी आरंभिक अधिकारिता है तो वे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इनकी सुनवाई कोई अन्य न्यायालय नहीं कर सकते, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता कहते हैं। जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो गया, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य अगर विवाद है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। 2 राज्यों के मध्य विवाद है या फिर जो केंद्र है और किसी राज्य के मध्य विवाद की स्थिति आ गई तो इसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करेगी। और इसका अपवाद क्या है, संविधान पूर्व संधियों व समझौते से संबंधित विवाद, ठीक है। किसी संधि या समझौते में पहले से ही प्रावधान हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है सुनवाई नहीं कर सकता। अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग को दिए गए मामले, केंद्र और राज्य के मध्य सामान्य वाणिज्यिक विवाद, केंद्र और राज्यों के मध्य कुछ वर्षों से संबंधित समायोजन क्षतिपूर्ति से संबंधित विवाद। फिर जो रीट अधिकारिता होती है और अपीलीय अधिकारिता होती है, ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की होती है। सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायाधीशों द्वारा निर्णयों के विरुद्ध मतलब जो हाई कोर्ट है उसके पास अपीलीय अधिकारिता भी होती है, ठीक है, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, जितने भी हाई कोर्ट और अन्य कोर्ट जो है उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध क्या कहा की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और 132 क्या बोलता है, उनके संवैधानिक मामले को बताता है, ठीक है। या यदि हाई कोर्ट निर्णय देता है, साथ ही वह इस बात का प्रमाण पत्र भी देता है कि उस केस में विधि का सारवान प्रश्न निहित है, तो क्या कर सकती है, संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, ठीक है। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, ठीक है। संवैधानिक पीठ में मिनिमम 5 सदस्य होने चाहिए, याद रखना है, मिनिमम 5 सदस्य होने चाहिए। अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ किसके लिए गठित हुई थी, केशवानंद भारती विवाद 1973 में गठित हुई थी। टोटल 13 जजों की पीठ इसके फैसले के लिए बैठी थी और 7-6 से फैसला सुनाया गया था, ठीक है। हाई कोर्ट अपना निर्णय और दीवानी मामले के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देने के साथ ही प्रमाण पत्र देता है कि इस
केस में लोक महत्व के विधि का साधारण प्रश्न निहित है और इसकी भी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में की जानी चाहिए। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा, तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन को कहीं भी संविधान में डायरेक्ट नहीं बताया गया है। कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है। रैंडम देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, 131, 132, 133, 134, 136, 143, 145, ठीक है, 226, आर्टिकल 226 और 246 और 256। सुप्रीम कोर्ट अन्य न्यायाधीशों के नियम विनियम बना सकती है तथा ये नियम अन्य न्यायाधीशों के लिए बाध्यकारी हैं। ठीक है। तो आज का ये जो सेशन था, ये हमने जो वीडियो किया, ये सिर्फ मतलब हायर कोर्ट को, हायर जुडिशरी को बता रहा है। ठीक है। उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने आज पढ़ा है। तो आप इसे आज कवर कर लें। 2 से 3 बार पढ़ने पे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम हाई कोर्ट को भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, फिर कुछ कुछ ही चैप्टर बचेंगे, फिर हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम हिस्ट्री चालू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।